यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक हमारे साथी श्री मदन मोहन कपूर जी, जो 30 साल से रिटायरमेंट के बाद से 30 साल से हमारे साथ थे अलग अलग कैपेसिटीज़ में। उनका निधन हो गया, तो आज हम इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ में जो हमारे 28 टूरिस्ट पलगांव मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मेनली हम यहाँ आज इस वीसी के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। तो मैं तनुजा जी से निवेदन करूँगा कि वो लोकसभा की आगे की कार्रवाई शुरू करें। अब हम 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। पहले 1 मिनट का मौन धारण। हरि ओम शांति शांति ओम शांति शांति शांति। अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज इस शोक सभा में हम 2 प्रस्ताव पारित करते हैं। एक तो हमारे जो साथी कपूर साहब चले गए, जो 30 साल से हमारे साथ थे, वो आईबी से रिटायर हुए थे एज डिप्टी डायरेक्टर, और रिटायरमेंट के बाद से ही वो भारत पेंशन समाज में कार्यरत रहे। अलग अलग पोस्टों पे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर थे, और उसके बाद वो इंटरनल ऑडिटर भी रहे, फिर एडिटर रहे मैगजीन के, और अभी वो पिछले 7-8 वर्ष से जो है वर्किंग प्रेसिडेंट थे हमारे। वो 3 साल से थैलेसीमिया से लड़ रहे थे, और हर हफ्ते उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, और अल्टीमेटली ये लड़ाई वो जीवन की हार गए। आज हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारजनों को आश्वासन देते हैं कि हम सदैव उनके साथ हैं, और कभी भी किसी चीज़ की उनको जरूरत पड़ी तो भारत पेंशन समाज पूरी तरह से उनके साथ सहयोग करेगा। दूसरा प्रस्ताव हम पारित करते हैं, जो हमारे 28 टूरिस्ट गुड़गांव में टेररिस्ट अटैक में मारे गए, हम उसकी टेररिस्ट अटैक की घोर भर्त्सना करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अश्योर करते हैं कि हम सब पेंशनर्स, पूरी पेंशनर्स कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है, और जो भी वो फैसला लेंगे हम तहे दिल से उनके साथ हैं। बल्कि हमने तो उनको ऑफर किया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अब हम अभी भी हमारे में इतना मादा है कि हम बंदूक लेके बॉर्डर पे जा सकते हैं। तो हम एक बार फिर भर्त्सना करते हुए ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम उन्हीं सभी जो हमारे टूरिस्ट शहीद हुए उनके परिवारों को हम आश्वासन देते हैं, हम साथ हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कदम लेगी बदला चुकाने के लिए, हम उसे भरपूर सहयोग करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, तो हम, अगर आप लोगों की सबकी इजाज़त हो तो थोड़ी बात कर लें फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है और जो उससे सिचुएशन पैदा हुई है उसके विषय में। अवश्य सर, अवश्य बताएं जरा। देखिए, नकारा जजमेंट 1982 में आया, और उसके बाद जितने भी पे कमीशन आए, देखिए थर्ड पे कमीशन थे तो पेंशनर, एग्जिस्टिंग पेंशनर्स कवर होते ही नहीं थे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स की। फोर्थ पे कमीशन के समय एक डेलीगेशन भारत पेंशनर समाज का प्राइम मिनिस्टर से मिला, और उसके बाद फोर्थ पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अगस्त 86 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से अमेंडमेंट लाया गया, और एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को फोर्थ पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड किया। जो नकारा जजमेंट 82 में आ गया, लेकिन 82 के बाद जितने भी पे कमीशन आए उन्होंने रेफरेंस तो अपनी रिपोर्ट में नकारा जजमेंट का जरूर दिया है, लेकिन किसी ने भी उसको फॉलो नहीं किया। हमेशा रिटायरमेंट के बेसिस पे पेंशनर्स को डिवाइड किया गया है,
और हमेशा से यही चला आ रहा था कि पे कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन या किसी भी कमेटी की रिकमेंडेशन को जितना गवर्नमेंट मानती थी वही लागू होता था। गवर्नमेंट नहीं मानती। फाइनेंस एक्ट में भी ये सब कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑलवेज हैड एंड विल ऑलवेज हैव द पावर टू discriminate pensioners on the basis of the date of retirement. डेट ऑफ रिटायरमेंट। इससे पहले कभी अनफॉर्चुनेटली आवाज़ नहीं उठाई गई कि पे कमीशंस जो है वो हमें डिवाइड कर रहे हैं रिटायरमेंट के बेसिस पे। हालांकि हर पे कमीशन के समय हमने जो मेमोरेंडम्स दिए उसमें पैरिटी की मांग की और हमने मांग की थी कि भाई नकारा जजमेंट को फॉलो किया जाए, लेकिन कभी भी ये हुआ नहीं। आज जो अमेंडमेंट आया 25 तारीख को, वो काम तो पहले से भी होता चला आ रहा था। हर गवर्नमेंट के समय में ये हुआ और हर पे कमीशन ने ये किया। अब केवल 25 तारीख को अमेंडमेंट के माध्यम से इसको अमली जामा एक लीगल इसको प्रावधान दिया गया और इसको लीगल बनाया गया। अब सवाल ये होता है कि ये क्यों समस्या हुई। ये समस्या हुई कि S30 और IPS ऑफिसर्स की रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स की एसोसिएशन ने कोर्ट में एक केस डाला हुआ था 2010 से कि प्री 2006 और पोस्ट 2006 को बराबर किया जाए। इसमें 2008 में 2009 में बल्कि आपको याद होगा कि एक सर्कुलर अलग से इशू हुआ था कि प्री 2006 की पेंशनर के पेंशन कैसे फिक्स होगी और पोस्ट 2006 का तो पहले सर्कुलर आ गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पोस्ट 2006 का जो OM था वो स्टेप डाउन कर दिया कि ये कहते हुए कि ये इलीगल है और पेंशनर्स को डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में और वो अपील भी उनकी रिजेक्ट हो गई। तो IPS रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया। उससे पहले हमने भारत पेंशनर समाज की ओर से भी 5 रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भेजे कि भाई जब एक OM प्री 2006 का OM स्टेप डाउन हो गया हाई कोर्ट से और वो कंफर्म हो गया तो जो भी हमारे पेंशनर उनको सबको पेंशन रिवाइज की जाए और 1/1/2006 से लेके 31/12/2015 तक के एरियर्स उनको पे किए जाए। ये हमारी जब लास्ट 5वीं रिप्रेजेंटेशन गई प्राइम मिनिस्टर को और फाइनेंस मिनिस्टर को, तो उसके ऊपर वो DOE को रेफर किया गया कि कितना खर्चा आएगा। वो DOE ने जो फिगर दी वो थी 36,000 करोड़। हमें ये बताया गया कि भाई 36,000 करोड़ तो गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है किसी भी रूप से। तो हमने एक सजेशन उनको और भेजा कि भाई एरियर्स आप जो है हमें एक मुश्त में ना देके इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई हमें जवाब नहीं मिला। हालांकि वो जो S30 और जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स की एसोसिएशन थी वो इस बात पे अडिक्ट थे कि उनको एरियर्स 1/1/2006 से ही चाहिए। अब उसको सर्कमवेंट करने के लिए ये जो चला आ रहा था डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेसिस पे हमको डिवाइड करने का जो रिवाज चला आ रहा था, इसको एक लीगल जामा बनाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। अब इस अमेंडमेंट से हालांकि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, राज्यसभा में राइटिंग में भी क्लैरिफाई किया है कि 8th पे कमीशन में जो पेंशनर्स हैं और एम्प्लॉइज हैं दोनों को एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मेरी समझ से एक इन्होंने क्लियर इंडिकेशन 8th पे कमीशन को दे दिया कि दे कैन कंटिन्यू विद डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। उससे ही हमें जो नुकसान या फायदा होने वाला, नुकसान उसी से होने वाला है। अब सवाल ये कि किया क्या जाए। हमारी कुछ एसोसिएशंस ने तुरंत डिसीजन ले लिया अपने आप, खुदा किसी को कंसल्ट किए कि हम 3 अप्रैल को प्रोटेस्ट करेंगे, धरना और ये फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे ऑल ओवर द कंट्री, और किया भी। हमने भारत पेंशनर समाज की तरफ से उस समय भी कहा लोगों को भी, और अभी भी हमारा स्टैंड ये है कि एज सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स स्लोगन शाउटिंग या स्ट्रीट फाइट जो है हमारे लिए ना तो वायलेबल है ना ही शोभा देता है। हमारे लोग हजारों की तादाद में फिजिकली रोड पे निकल के नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटीज़, और इसलिए हमने कहा कि भाई हमें ये लड़ाई सोशल मीडिया के ऊपर लड़नी चाहिए। हमें समय के साथ साथ बदलना अपने को चाहिए और सोशल मीडिया का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। उसके लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे हजारों की संख्या में हमारे लोगों को आके उस पर अकाउंट्स अपने खोलना चाहिए, और जो हम पोस्ट वहाँ अपने इश्यूज रेज करते हैं उनसे अगर एग्री करते हैं आप लोग तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको वायरल बनाने की कोशिश करें, और हमें वो फॉलो भी करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जिससे हमारी ताकत सोशल मीडिया पे
ये आह्वान हम करते आ रहे हैं वीडियोस के माध्यम से भी, फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी, लेकिन देखा ये गया है कि इसका कोई खास असर अभी नहीं रहा। हालांकि मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे आज की तारीख में 595 फॉलोअर्स हैं और पोस्ट मेरी जो है 10,000 तक देखी जा रही है। यूट्यूब पे भी हमारे 804 फॉलोअर्स हैं और 10,000 से ऊपर हमारे वीडियोस के व्यूज आ रहे हैं। लेकिन खाली व्यूज से बात नहीं बनेगी, इन वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, जिससे वो चेक करें। इसी तरीके से फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे भी आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने अकाउंट खोल के और हम लोगों को जो इश्यूज हम वहाँ रेज कर रहे हैं उनको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, जिससे वो इश्यूज वायरल हों। अगर हमारे इश्यूज वायरल होंगे तो गवर्नमेंट की नोटिस में आते हैं। आज हर मिनिस्ट्री की 24/7 साइबर सेल काम कर रहा है और वो सारे इश्यूज को सोशल मीडिया से उठाते हैं। और अगर हम देखें तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट केजरीवाल जी की आई, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही वहाँ नैरेटिव जो उन्होंने डेवलप किए उसी से आई। और 2014 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट जो आई वो सोशल मीडिया के थ्रू ही नैरेटिव डेवलप करके आई। आज हर सोशल मीडिया पे अगर हम एक नैरेटिव अपना क्रिएट कर पाए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं आज की तारीख में कि हिंदुस्तान में 1 करोड़ पेंशनर्स हैं और एक पेंशनर्स के साथ कम से कम 5 वोटर्स हैं। अब अगर हम हमारा एकजुट होकर कोई पर्टिकुलर नैरेटिव हम बना पाते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी उसका संज्ञान लेगी। वो जानते हैं कि जो पेंशनर्स कमज़ोर नहीं हैं, इनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस का खजाना है और अगर 1 करोड़ पेंशनर्स हैं तो वो 5 करोड़ और वेटर्स को अपने साथ ला सकते हैं और हर पार्टी हमारी आपकी केयर करेगी, ऐसा मेरा सोचना है। अगर आप लोग सही समझते हैं तो इसको फॉलो करें, अगर इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो आप कृपया सजेस्ट करें ताकि हम बाकी लोगों से भी, बाकी पेंशनर्स एसोसिएशन से भी बात कर सकें। 2 तारीख को एक और वीसी कॉल की है एनसीसीपीए ने, इसमें सभी पेंशनर्स एसोसिएशन को आमंत्रित किया है। तो अगर कोई सुझाव आपके आते हैं तो हम वहाँ शेयर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के बारे में जैसा भी आपका विचार हो, अगर आप सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप अपने अकाउंट्स खोलिए, अपने साथियों को बताइए। अपने हमारा सोचना ऐसा है कि आज तक तो हम ये तो कहते रहे हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए ये हम आम सिविल सोसाइटी को नहीं बता पाए, जिससे आज पूरा मीडिया भी ये लिखता है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आई, 8 पे कमीशन आया तो देश के फाइनेंसिस बर्बाद हो जाएंगे, सब ऐसा हो जाएगा। वो ऐसा कुछ नहीं है। हम गवर्नमेंट का हमेशा ये रहा प्रोपेगेंडा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी डिफाइड बेनिफिट है, देखिए एक करदाता के ऊपर बोझ। वास्तविकता ये है कि अगर गवर्नमेंट का कहना ठीक है तो हम ये पूछना चाहेंगे कि हमें जो आपका मैचिंग कंट्रीब्यूशन मिलता था पीएफ में, वो कहाँ गया? वो हमें वापस दे दो ना। अगर ये नॉन कंट्रीब्यूटरी 100% नॉन कंट्रीब्यूटरी है तो वो जो पीएफ का हमारा मैचिंग कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो तो हज़ारों करोड़ में जाएगा, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना। तो ओल्ड पेंशन स्कीम नॉन कंट्रीब्यूटरी कैसे? दूसरा, मैं अब मेरे एज ग्रुप के जो लोग मेरी जनरेशन के हैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब सर्विस में थे तो समवेयर इन 60s एक डिमांड उठी थी ट्रेड यूनियन से कि इक्वल वर्क इक्वल पे, वो हमारी भी तनख्वाहें पीएसयू के एम्प्लॉइज़ के बराबर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जवाब ये था कि बिकॉज यू आर टू बी पेड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, योर सैलरीज एंड स्किल्स कैन नॉट बी इक्वल टू नॉन पेंशनेबल एम्प्लॉइज। इसका मतलब ये हुआ, और ये 6th पे कमीशन में डॉक्टर गायत्री की रिपोर्ट में भी आया है कि जो पेंशनेबल एम्प्लॉय ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर हैं उनके स्किल्स बाय डिजाइन वर केप्ट ऑन द लोअर साइड टू गेट टू द पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। अब ये तो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। आज सुप्रीम कोर्ट भी और गवर्नमेंट भी डिस्प्यूट नहीं करती कि हमारी पेंशन जो है वो एक डेफर्ड वेज है। जब आप डेफर्ड वेज इसको एक्सेप्ट करते हो तो डेफर्ड वेज का मतलब क्या है? डेफर्ड वेज का तो मतलब यही हुआ ना कि आपने हमें सर्विस काल में पैसा कम दिया और वो बैलेंस आप हमको अब दे रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। इसी के संदर्भ में 2012 में हमने एक रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को भेजा था कि ये तो हमारा डेफर्ड वेज है, इस पर आप इनकम टैक्स का चार्ज करते हैं। तो जवाब उनका आया था कि करेक्ट, वी एग्री दैट इट इज योर डेफर्ड वेज, दैट मीन्स ड्यूरिंग सर्विस पीरियड you got less pay and you paid less tax. Balance payment you are getting now in the shape of pension, as such you have to pay the income tax. तो इन फैक्ट ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कंट्रीब्यूटरी है और आज जो हमें मिल रहा है वो हम अपना ही पैसा उसे मांग रहे हैं। लेकिन ये बात सिविल सोसाइटी को हम नहीं समझा पाए और ना ही मीडिया को समझा पाए, और स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको ये बात मालूम नहीं है। अगर हम कोशिश करें और उनको समझाएं कि भाई ये तो हमारे साथ विक्टिमाइजेशन है और जाती है, ये कहना ये जो है बोझा है टैक्स पेयर पे, हमारा बोझा आपके ऊपर नहीं है। दूसरा इशू है
कि भाई गवर्नमेंट के फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा 27 फरवरी 2008 इसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया डिप्टी चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पीटीआई को दिया था जो कि नेशनल डेली में छपा था 28 फरवरी को। उसकी कटिंग हमारे पास अभी भी है। उन्होंने कहा था कि भाई किसी के भी फाइनेंसेस क्यों डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्टेट्स गवर्नमेंट्स क्यों चला रही हैं, हम पे कमीशन के माध्यम से अपने एम्प्लॉई और पेंशनर्स को देते क्या है, हम 10 साल तक उनको स्क्वीज डीए देते हैं। डीए जो हम देते हैं दैट इज नेवर सफिशिएंट टू नलीफाई द इन्फ्लेशन, और 10 साल तक के बाद हम डीए को बेसिक में मर्ज कर देते हैं पे कमीशन के माध्यम से, और जो स्क्वीज पोर्शन है उसको हम फिटमेंट बेनिफिट के रूप में दे देते हैं। तो द गवर्नमेंट के पास 10 साल होते हैं अपने फाइनेंशियल एडजस्टमेंट फाइनेंसेस एडजस्ट करने के लिए, और 10 साल तक ये स्क्वीज डीए का एडवांटेज उनको मिलता है। तो किसी के भी फाइनेंसेस डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये प्लानिंग डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, पीटीआई के पास है, वो हमारे पास भी उसकी कॉपी है। तो सवाल यह है कि ये एक सच्चाई है कि स्क्वीज डीए कैसे, अब मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल के द्वारा ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी 1 जनवरी 2025 से एज पर कैलकुलेशन जो फार्मूला गवर्नमेंट ने दिया है, जो इन्फ्लेशन फिगर वो डिक्लेयर करते हैं, उसके हिसाब से 2.99% हमारा डीए बनता था एडिशनल। अब मैथमेटिक्स का एक असूल है, ये एस्टेब्लिश फार्मूला है कि कोई भी चीज़ अगर 0.5 से ऊपर है तो वो 1 काउंट होगी, 0.5 से नीचे है तो वो 0 काउंट होगी। डीए की जब फिगर देते हैं और उसमें भी ये लिखा रहता है कि डीए की फिगर से जो राउंडिंग करने में अगर लेस देन 5 आता है, 0.5 आता है तो 0 का ओवर काउंट किया। तो अब जब सवाल आता है तो आप 2.99 ना देख इसको 3 देना चाहिए था, तो 3 ना देके आप देते 2, तो 99 कैरी वो फॉरवर्ड के नाम पे चला गया आगे, ये इतना आपका स्क्वीज हो गया। उसके बाद अनाउंस हुआ, क्यों हुआ आपका 1/1/2025 से मिला कब मिला, तो अब है जाके अप्रैल में 3 महीने के बाद, और ये हमेशा होता है कि अनाउंसमेंट के 3 महीने के बाद ही हमें मिलता है। इस 3 महीने में जो इन्फ्लेशन होता है वो तो उसका इफेक्ट ही नलीफाई कर देता है जो हमें डीए मिलता है। तो इस तरीके से ये स्क्वीज डीए हमें दिया जाता है। बाकी वो बात अलग है कि रेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, कहाँ से लेते हैं, जो फूड बास्केट क्या है क्या नहीं है, वो एक अलग का इशू है। लेकिन एक आम आदमी को समझाने के लिए, एक राह मैन के लिए इतना समझाना जरूरी है कि भाई 2.99 है तो हमें 2% क्यों दिया, ये तो स्क्वीज हुआ ना। और फिर जब 2025 से ड्यू था तो आप हमें दे रहे हैं आके अप्रैल में, तो उसका तो अफेक्ट ही नलीफाई हो गया सारा। तो अगर हम ये बातें सोशल मीडिया के सामने से माध्यम से अपने प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और यंगर जनरेशन को, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको समझाने की कोशिश करें तो मेरी समझ में उसका हमको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, बजाय इसके कि हम 100-200 आदमी लेके और अपने अपने हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्टबाजी करें या करें, जिसका कोई असर होता नहीं है। अगर हम देखें हिस्ट्री देखें हम स्ट्राइक्स की और फिजिकल प्रोटेस्ट की, तो हम ये पाते हैं कि जितना विक्टिमाइजेशन हुआ इनकी वजह से, उसके कंपैरिजन में हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी गेन नहीं हुआ प्रोटेस्ट स्ट्राइक वगैरह से। तो हम क्यों उसी को लकीर पीट रहे हैं? हम अब डिजिटल के ज़माने में, सोशल मीडिया के टाइम में हम वो पुरानी पद्धति क्यों चिपके रहना चाहते हैं? उससे हम क्यों नहीं अपने आप को अपडेट करना चाहते? तो मेरा निवेदन यह है कि सभी लोग, हम अगर स्टार्ट करें बीपीएस की मैनेजिंग कमेटी से ही, तो मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे जितने भी ऑफिस बेयर्स हैं अपने अपने अकाउंट्स खोलें सोशल मीडिया के ऊपर, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और जो हम वहाँ इशू डालते हैं अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और आप अगर चाहते हैं कि उसमें कुछ कमी है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हम उसको रिवाइज करेंगे आपकी सुझावों के हिसाब से, और फिर उसको डालेंगे। तो अगर इस माध्यम से अगर जब हमारे हज़ारों लोग उसको रिपीट करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक नैरेटिव डेवलप होगा, वो अफेक्ट करेगा सोशल नई जनरेशन को, हमारे जो यंगर वोटर्स हैं उनको भी पता लगेगा कि हम जो मांग रहे हैं वो कुछ गलत नहीं मांग रहे। एक तरफ तो सरकार जो है जो फ्री भी दे के, हर पार्टी में घोल लगी है, इलेक्शन आता है हर पार्टी कहती है मैं ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, कोई जेब से तो देता नहीं है, आखिर वो टैक्स पेयर का ही पैसा तो जा रहा है ना, हमारा आपका जा रहा है, यंगर जनरेशन का ही पैसा जा रहा है। तो हमारी पेंशन के अलावा, हमारी पेंशन का तो बोझ नहीं है, वो तो हम अपना पैसा खुद मांग रहे हैं, लेकिन असली बोझ जो है वो फ्री भी है। वो फ्री भी से हम एक नई क्लास पैरासाइट्स की क्रिएट कर रहे हैं। जो हम फ्री में दे रहे हैं वो बजट के ऊपर भी एक बोझा है, आम आदमी की टैक्स का पैसा भी जा रहा है बिना उनकी पूछे, उनकी मर्जी लिए, और साथ में हम लोगों को फ्री भी दे रहे हैं, वो उनको हम नाकारा बनाए थे। फॉर एग्जांपल जैसे 80 करोड़ लोगों को हम 10 साल से फ्री राशन खिला रहे हैं,
अब हो क्या रहा है, आप और हम जानते हैं कि उसका एक बड़ा हिस्सा तो मार्केट में चला जाता है। कुछ लोग जो अनटाइटल्ड नहीं है वो भी ले रहे हैं। अभी दिल्ली में 25,000 उन्होंने निकाली है फिगर, कि जो 25,000 लेडीज हैं वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिनिमम पेंशन ले रहे हैं। इस तरीके से एक घर में 4 लोग हैं और चारों राशन फ्री ला रहे हैं। इतना कंजम्पशन नहीं है, आधा मार्केट में गैस दिख रहा है। और साथ में आज लेबर क्लास काम के लिए तैयार नहीं है। कोई भी कंट्री जो है बिना लेबर के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकता। अगर हम हमारी लेबर क्लास को ही नकारा बढ़ा देंगे, आलसी बढ़ा देंगे, तो फिर देश आगे कैसे चलेगा। तो ये सारी बातें हम सोशल मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हम सिविल सोसाइटी को समझाएं, मीडिया को समझाएं, जिससे शायद कुछ हम देश का भी कुछ भला कर पाए और हमारा भी हम साइड सेफ गार्ड कर पाए कि हम कोई बोझा नहीं है, हम अपना ही पैसा मांग रहे हैं और हमारे इस कोई भी हमें एडवांटेज देने से एक आम आदमी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान जो हो रहा है वो फ्री बीज के माध्यम से हो रहा है, जो आज हर पॉलिटिकल पार्टी में एक होड़ लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अपने एक PIL के रेफरेंस में कि आर वी क्रिएटिंग ए क्लास ऑफ पैरासाइट बाय गिविंग फ्री बीज। हम और आप जानते हैं अपने एक्सपीरियंस से क्या हो रहा है ग्राउंड पे। बस हमको ये बात समझानी है एक आम आदमी को, सिविल सोसाइटी, पर्सनल कंटेक्ट हम यूज़ करें या सोशल मीडिया हम यूज़ करें, जिस तरीके से भी हम चाहें कर सकते हैं। यही मेरा निवेदन है। आपके कोई सुझाव हो तो कृपया बताइए। ईश्वर नमस्ते। मेरा इसके ऊपर एक ये था जी कि जैसे अपने पास ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, ओके, हाँ 250-300 ऐसे लोग हैं। एक बार अपना यदि शेयर करते हैं तो कितना लेता है? बिकॉज आई एम शेयरिंग फॉर वंस ओनली बट इट गोज टू 300। उसका हाँ ट्राई कैसे करते हो? हमारे पास जो है इस समय अबाउट 8,000 जो पेंशनर्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं डिप्रेशन। हाँ हम उसको सब में शेयर करते हैं। हाँ हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो भी हम शेयर करते हैं बराबर। और जो हम पोस्ट लिंक्डइन वगैरह पे भी डालते हैं वो भी हम शेयर करते हैं। ट्विटर वाला भी हम शेयर, ट्वीट को भी हम शेयर करते हैं, लेकिन वो आगे रिपीट नहीं होता। नहीं प्रॉब्लम होता ये है कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको अगर वो आगे उसी को रिपीट करें अगले जो उन लोगों के में जो हमारे ग्रुप में नहीं है, तो ये पूरे देश में बात फैल सकती है। बिल्कुल जैसे वो हम स्ट्राइक। जी हाँ, शुरू वो में वही करने के बाद में अपने कितने जैसे ग्रुप में 300 लोग हैं, जी वो शेयर कर दिया तो वो 300 को जाएगा, ऐसा रजिस्टर होता है या फिर एक बार ही सिर्फ किया है, लेकिन किया है ग्रुप में? बस ऐसा है, लोग लाइक करके छोड़ देते हैं, हाँ उसको आगे नहीं बढ़ाते। अच्छा, अब लाइक करने से तो कुछ नहीं होता। हाँ इवन फेसबुक पे भी 1,000 से ऊपर मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, हाँ लेकिन होता क्या है, उन्होंने कर दिया लाइक, बात खत्म। लाइक करने से नहीं होगा, हाँ उसको आपको शेयर आगे शेयर करना करना है, अपने कमेंट्स फेवरेबल देते हुए उसको है। आगे शेयर करना है, तब बात बनती है। या तो और फिर थम्स अप भी दे दिया, वो भी हो गया ना, थम्स अप दिया तो वो भी टेक एज लाइक। वो लाइक है ना, वो हाँ तो लाइक है, लाइक से सिर्फ बात लाइक है। आगे नहीं बढ़ती। हाँ नहीं वही, ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन लोगों को बताना पड़ेगा ये वो हो रहा है। हाँ, इसका भी हाँ हमने एक वीडियो बनाया है, वो हाँ भी हमने एक वीडियो बना के डाला है कि हाँ कैसे आप आए हैं, कैसे हमें फ़ॉलो करें, कैसे आप करेंगे। तो सवाल ये है कि कोई भी इश्यू वायरल जब होता है, हाँ जब हज़ारों की तादाद में लोग उसको शेयर करें, उसको उसपे कमेंट करें, फ़ेवरेबल कमेंट करके शेयर करें और उसको आगे बढ़ाएँ। जैसे मैंने 20 लोगों को भेजा, मैं उनको निवेदन करूँ कि भैया आप और आगे आगे 20 लोगों को बढ़ाओ और उनको भी बोलो 20 लोगों को बढ़ाओ, तो शाम तक तो बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान में बात पहुँच जाएगी। हाँ हाँ तो बराबर। वो काम हमें करने का है। अब वो हो सकता है भाई हमारे लाइफ टाइम में उसको हमें नतीजे ना देखने को अच्छे मिले, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है नहीं, बिल्कुल करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक यार उसी की वजह से तो उनको मिल रहा है ना। अभी आपने जो व्यूज़ एक कहा, हाँ कितने जी, बार इसको सराहा भी गया। अभी हमारे इधर भी है ना, वी डिड नॉट जॉइन फॉर दैट। वो जो हुआ था ना इनका, जो एजुटेशन ऊपर जो प्रोग्राम किया था, वी एक्चुअली एक्सप्लेन्ड और पीपल एप्रिशिएटेड दैट कि नहीं भई, दिस इज़ आल्सो ए वे। ये भी जो ये तरीका है कि ऐसा नहीं है कि कुछ, क्योंकि आपने तो सही कहा कि इस उम्र में लोगों को रास्ते पे उतरना उतना ये भी लगता है, और जो चीज़ रास्ते पे उतरने से नहीं हो रही है, वो यदि हमारी इससे यदि हो जाए तो वो बहुत अच्छा है ना। ये जी। पसंद आया, हमारे लोगों को तो पसंद आया, लेकिन जो यूनियन वाले, जो यूनियन माइंडेड होते हैं। देखिए, ऐसा है जो लोग यूनियन माइंडेड हैं वो मेरे को माफ़ करेंगे, वो पूरी बात लोगों को समझाना ही नहीं चाहते, पूरी बात हाँ ही नहीं बताते हैं कि हाँ हो क्या रहा। जैसे आप बताइए, ये तो 1982 के बाद से लगातार होता आ रहा है कि हमें, लेकिन किसी यूनियन वाले ने आवाज़ उठाई भाई, हाँ किसने कहा कि हर पे कमीशन जो है प्रीएम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को वायलेट कर रहा है? अरे भाई, प्रीएम्बल क्या कहता है कि हम सोशलिस्टिक स्टेट हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हैव और हैव नॉट्स का गैप रिड्यूस होते चला जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। फोर्थ पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा और 1996 से जस्ट पहले बिकॉज़ ऑफ वेरिएबल स्लैब ये मिनिमम और मैक्सिमम पे की रेशियो 1:8 आ गई, लेकिन उसके बाद बढ़ती चली गई। आज है 1:13.8 है, तो प्रीएम्बल तो रेगुलरली वायलेट हो रहा है, लेकिन किसी ट्रेड यूनियन ने आवाज़ उठाई कि भाई ये प्रीएम्बल क्यों वायलेट कर रहा है? और 55 का जो डॉक्टर एफ्रॉइड का फार्मूला है, वो क्यों फॉलो कर रहे हो? तो 4 बराबर 3, क्या 14 साल के बाद पेरेंट्स की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है बच्चे की तरफ से? क्या उसको घर से निकाल देना चाहिए
कि जाके वही बेटा लेबर करो, अपना कमाओ खाओ। हाँ, बराबर। तो ये वो फार्मूला क्यों हम अडॉप्ट कर रहे हैं? बल्कि ऑन द कंट्री ट्रेड यूनियन ये कह रही है कि पे कमीशन की जरूरत नहीं है, एक्वायर्ड फार्मूला के हिसाब से रिवाइज कर दो। हाँ, वही थोड़ा सा हाँ? नहीं। और ये जो हो गया तो ये तो एटलीस्ट यहाँ तक के बात करके, लेकिन इनके हाँ? जो फॉलोअर्स है ना, मैंने ऐसा एक वीडियो देखा है कि ये जो 8वां वेतन आयोग है, इसके बाद में वो अपने को पेंशन मिलने वाला नहीं है, वो सिर्फ कर्मचारियों हाँ? को मिलेगा। और नहीं, हो सकता है कि हमारी पेंशन भी बंद हो, यहाँ तक कि वो बातें ये करने लगे। ये सब गलत है ना। हाँ, ये गलत है, ये नहीं होना ये चाहिए। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाना चाहते हैं। हाँ, और जबकि बिल्कुल क्लियर राइटिंग में 25 तारीख को ही जो हमारी एमपी कांग्रेस साइड की थी किरण चौधरी, उन्होंने ये सवाल जब उठाया था तो रिटर्न रिप्लाई 25 तारीख को है कि इतने पेंशनर्स को, इतने एम्प्लॉइज को 8 पे कमीशन से फायदा होगा। और अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई नहीं, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ये तो हो ही नहीं। और एक बात और चल रही है कि जो एडवांटेज मिल गया वो भी वापस ले लिया जाएगा। ये तो फिर क्या है ये? अब भाई उनका कुछ जो लोग तो कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, सुप्रीम सवाल कोर्ट ये है, अरे भाई अभी केस कोर्ट में है, हाई कोर्ट दिल्ली ने खुद रेफर किया है लार्जर बेंच को कि भाई गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है क्या कि बैक डेट से जो फाइनलिटी पे पहुंच गया केस उसको वापस कर सके, उसको रिवर्ट कर सके। सॉलिसिटर जनरल ने एक आर्गुमेंट डिवीजन बेंच के समय दिया 23 तारीख को कि भाई क्या उसको कंटेम्प्ट इसको कोर्ट को अधिकार है कि नहीं, बेंच का? अथॉरिटी है, तो जवाब ये मिला कि भाई उसके लिए आप अलग से अपील डाल दो ना। और अपील डालो उसमें, बराबर हाँ, तो है। डिसाइड हो जाएगा अथॉरिटी है कि नहीं। हमारे पास तो रेफर होके आया है तो हमें तो डिसाइड करना है, तो आप दोनों अपना अपना रेट दो हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अब तो 8 मई के लिए मई 8 8 मई के 8 मई तो को। हमें उसका इंतजार तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, कि बिल्कुल, हाँ। मान लो अगर कोर्ट खुद, क्योंकि प्रेस्टेज तो कोर्ट का भी इन्वॉल्व है ना, कि उनका 82 का जजमेंट आज वो रिवर्स हो रहा है, तो उनको भी तो हिट जा रहा है ना। तो हमको पहले वेट करना चाहिए कि कोर्ट का एटीट्यूड क्या है, फिर हमें देखना चाहिए कि 8 पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या आ रहे हैं। वो तो अभी अनाउंस नहीं हो रहा। आज एक व्हाट्सएप पे चल रहा है कि ए.के. माथुर जो है वो चेयरमैन होंगे। अच्छा, ए.के. जस्टिस ए.के. माथुर तो 7th पे कमीशन के थे, हाँ, वो कैसे? 8 पे कमीशन में कैसे आ जाएंगे? और 8 कमीशन जब तक नोटिफाई गजट नोटिफिकेशन नहीं होता तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं ना। सबसे पहले तो गजट नोटिफिकेशन आएगा ना। हाँ, तो वो आया नहीं। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी उन्होंने सब मेंबर डिक्लेयर कर दिए। मीना अग्रवाल सेक्रेटरी, अरे मीना अग्रवाल तो सेक्रेटरी 7th पे कमीशन में भी थी। हाँ, बराबर। वही लोग, वही मेरे ख्याल से पुराने होगा, पुराने वीडियो है ना, वही डाउनलोड कर देते हाँ, हैं। अब मेरे पास सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, पे कमीशन का शुरू हो गया। हमने कहा भाई हम तो जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा जब तक नहीं मानेंगे। नहीं आया अभी तक। तो ये सब तो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। और तो ये एनसीसीपीए में बहुत से लोग पता नहीं है, वो जो जैसे नहीं उनको खुद नहीं मालूम है, उनको खुद नहीं मालूम है कि केस क्या है। और बिना किसी को सलाह किए साथ लिए अकेले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 3 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट में क्या मिला भाई? कितने लोग आप जोड़ पाए भाई? एक हमारी एक मजबूरी है, फिजिकल मजबूरी है कि हम हजारों की तादाद में रोड पे नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। हमें एक अटेंडेंट चाहिए होता है साथ में, जो कि एक लग्जरी है। हमारे कितने लोग आज जो S30 भी जो है, मैं उनके क्लोज टच में हूँ, वो 50 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं इस केस पे अभी तक। कर चुके और फाइनेंशियली वो एग्जॉस्ट हो चुके पूरी तरह से। आधे मेंबर उनके ऊपर जा चुके, बाकी जो बचे हैं वो अब कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते आगे। अब अगर वो साफ तौर से बता रहे हैं कि अगर बाकी पेंशनर्स एसोसिएशन ने उनको साथ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को परसू नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि कोर्ट में जाना भी तो आसान नहीं है ना। लाखों रुपया चाहिए आपको और फिर 10 साल चाहिए। 2010 से ये केस चल रहा है। जी अरे क्या हुआ? ఓకే పెద్ద వచ్చింది ఓకే ఓకే సరే అమ్మ సరే థ్యాంక్ యూ ఏం పెట్టినా సరే సరే ఓకే हाँ जी, कहाँ? वाइजैक से? हाँ, भाईजान कोई तो भी जब आया बीच में कुछ बात कहना है क्या उनको? क्या कह रहे हैं मतलब वो? He did not follow what he wants to say. हाँ, कांजीलाल जी। ఇలాగ నువ్వు అనేసి కానీ చాలా కష్టం ఉంది. हाँ जी बोलिए। हमारा I am in confusion. So many confusion because nowadays to go through your media that is so clumsy to actually what is the actual news. There is a confusion about this validation. The next day video conference was held and clarification has been given by the government of India that it is not going to be enforced. Now the issue of 8 cities. That is only a decision. As you have rightly said, there is no gazette notification about the permission, who will be the chairman, who will be the secretary and others. But by this time, some news has come, some with the JCM also, some meeting has been held about HCBC and other things. But what about the pensioners? We are multiplicity of our pensioners organizations, federation. So what will be our stand about HCBC that is to be taken out?
hang up. That is one major thing. Now, before the terms and condition, imagination, maybe there are so many imagination, maybe there, but what we will have to decide on terms and condition. That is the thing. That is the thing we have to take note of it. ID सुरेनारायण, वो अपूर्वा को ये उनका ये कीजिए, उनका जो है ना ये मूड में रखना सब। हाँ उनका म्यूट करिए अपने आप को। राजू जी म्यूट करिए। हाँ मूड कर रहा हूँ मूड करो उनका। Now the question is, this HCPC, whether it will be for only OPS or it will also have to consider NPS and so UPS. That is the question before us. If it is OPS, NPS and UPS, there will seriously discrimination is there. The government have to go with that pension policy. There is a discrimination for which throughout the country a voice movement has created about the all pension, OPS pension. Now this is the question where we have to decide, because government policy is there of discrimination. OPS, NPS and UPS. These three, if we consider that the government in HCPC, whether taking the advantage of terms of condition, is three condition is there, or it is simply a pensioner's issue, then it is a controversy. So I think, Mr. Maheshwari, we being the Federation of the Pensioners, we have to consider this aspect also, that whether government is going on to cover all the pensioners, OPS, NPS and UPS, or it is going only with the OPS. If it is only the OPS, and what will be NPS and UPS? HCPC, because by this time so many NPS pensioners are there, where their pension will not be revised. If UPS may come late, but so far at the present condition, OPS and NPS is there. Now after April. Just a minute, let me clarify. कांजीलाल जी, let me clarify. आया राजू जी, आप म्यूट करिए अपने को। देखिए कांजीलाल जी, पहली बात तो यह है कि ये जो फाइनेंस एक्ट होता है, इट्स वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट इज ओनली 1 year. Every year after budget, during budget, new finance bill is introduced and new finance act comes into play. Now, first thing is that we have to ensure that this amendment is not repeated in the next finance bill. This can be our one issue. Now, let it be very clear, the pay commission covers only the existing central government pensioner employees and the OPSP pensioners. It is not covering, it will not be covering NPS and UPS pensioners, because they are governed by the separate set of rules. Now, similarly, in that amendment also, they have said that it will not be applicable to defense people, because they are covered by a separate set of rules. Now here, but defense people, they are classified as government servants, central government employees. That is why they will be covered by 8th Pay Commission, and all those central government employees will be covered under 8th Pay Commission for the purpose of revising their scales. But for the purpose of pension, only the OPS beneficiaries will be under the terms of reference of the 8th Pay Commission. Their terms of reference may be out any day now. Notification may take some time, because still they are advertising for filling up the post in the Secretariat of the 8th Pay Commission. So my expectation is that these are all political things. This Pay Commission implementation will be taken right up to 27, up to the UP elections, and this 8th Pay Commission, I can say that existing pensioners will not suffer much loss, but subsequent pay commissions, but in this Pay Commission also there will be a differentiation on the basis of date of retirement. It has always been there, right from 4th, 5th, 6th, 7th, everybody, and nobody raised a voice against this earlier. Now, because they are legalizing it, the voices are there. The first thing is, the biggest hit is only on the Supreme Court itself. If Supreme Court allows this, that means they have got no value. Their decisions can be reverted. Even after 50 years, their decisions can be reverted. So my submission is, let us wait for two things: terms of reference of 8th Pay Commission and the outcome of this reference to Delhi High Court Division Bench, whether the government is empowered to reverse the decision of the courts after their final. So we have to wait for that period. Then only we should decide for the action to be taken further. At present, misunderstandings are purposefully being spread to create dissatisfaction among the existing pensioners. Existing pensioners will not suffer. Whatever they have gained already, it cannot be taken back under any circumstances. Only thing is, the 8th Pay Commission will again create a distinction basis on the date of retirement, which has been happening all through. And the media, especially Economic Times, Times of India, they have been publishing
articles and reports against old pension. And our trade unions have not been objecting to it. The recent report of 10th April, we have vehemently opposed and written to the editor of the Economic Times and Times of India. Our chief executive member, Dr. Vijay Kumar, also has written, and from BPS headquarters also we have disputed that whatever you are publishing articles you are publishing are totally wrong. Old pension scheme is not at all a burden on the taxpayer. Right. And now another thing is going on, the media is spreading. Recently there was a report in TOI, as per their expert, the salaries will be raised 2.8 by 2.8 times salary, and it will disturb everything, all the budget. But this is all wrong. See, they do not know. They call themselves experts, but they do not know how this fixation factor is arrived at. See, it's a very simple thing that your pension or existing pension or pay is taken as one. They add your DA in that, which is today it is 55. It may maximum reach to 59 on 126. So it will be 1.59 plus the frequent factor, which may not be more than 20%. Correct. 1.88, 1.89. So maximum it will go to 1.78 or 1.80. In no case it is going to be 2.80. Those in the name of expertise, they are misguiding the people. This social media, print media, they are misguiding. So we have to rectify it through social media only. We have to counter it through social media. We have to counter it through our correspondence. Every article which goes against OPS should be disputed by all of us individually also. Every pensioner association should be disputed. For that, our own people should know what is what. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे अपने लोगों को मालूम नहीं है कि ये ओल्ड पेंशन जो है नॉन कंट्रीब्यूटरी नहीं है. इट इज अ वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट मोर देन वन वे and we are only asking our own money back. Why they call it deferred wage? Deferred wage, Supreme Court also called it, Government of India also called it deferred wage. Deferred wage means we were paid less while in service, the balance is being paid to us now in the shape of the pension. So they are not paying anything from their pocket, we are asking for our own money. Now UPS and NPS is a different issue. See, NPS, when NPS came, in 7th Pay Commission, it was also in BPS memorandum that either you guarantee NPS, we had our argument was that any pension scheme is a security, social security, and there must be a minimum should be prescribed. How much employee will get? In NPS, there is no guarantee that even if his own subscription will be returned back. So our argument was either you guarantee in NPS that 50% of last salary will be the minimum pension or revert back to the old pension. Justice Mathur that time had said very clearly that though it is not in my terms of reference, but I tell you that only possibility is that people should insist on improvement of NPS, because the thousands of crores of rupees which has gone into NPS scheme from the employee side from 2004 to 2014 that time, it will be lost. Well, nobody is going to return back this money back to the employees. So better it is that go for improvement. So what improvements could be brought there? Yeah, initially in NPS there used to be no family pension. We insisted for that and it was included in that family pension. Then in 2030 to 23, just before election, also we insisted that 2022 also we had insisted that either you give guarantee that NPS people will have 50% of their basic salary as pension or revert back to old pension scheme. Now, with that reference, a committee was formed, a committee of secretaries was formed to go into the NPS, how to improve. The committee never called us. They said that it is the prerogative of the employees and the trade unions. Pensioners are in no way involved in it. As such, we will not call you for evidence. Okay. Then they called the unions, trade unions. And trade unions in the first meeting, they said, we never asked for this committee, why it is constituted, we do not want it, and we want only old pension scheme. Now you know what happened finally. Finally, both the trade unions, all the trade unions agreed to it. They signed the document agreeing to UPS, yes. And outside they then circulated videos stating that this was our demand, we wanted this only. Now when there was some opposition from the government, now again at the 8th Pay Commission time, now again they are telling people the advantages and disadvantages of old pension scheme and the UPS compare. See, we should go on insisting that UPS should be further improved. Now UPS does not have provision for the family pension after the death of the spouse. We should insist for that. They have, instead of last paid on, they have agreed that average of 12 months, 50% of that will be the pension. In place of PF, they have given the option, gratuity is incorporated, then that an amount will be given in cash in lieu of the PF. We should go on insisting on that provision of PF should be brought into it. So, see, whatever the old pension scheme which we are getting, it is not going to return in the same shape.
only we can go on insisting that UPS should be improved further and it should be brought closer to old pension scheme as far as possible. So this is my thinking, and we are seeing the results are there. But 8th Pay Commission, it is very clear, existing pensioners will very much be covered, and UPS NPS will not be covered in the 8th Pay Commission terms of reference. Terms of reference and the constitution of the 8th Pay Commission terms of reference may come any day now. Now, as far as constitution is coming of the actual Pay Commission is concerned, I feel that it may be by end of the May, because they are still asking for the application for the appointment in the 8th Pay Commission Secretariat. The last date they have given the 30th May. That means the actual functioning will start after 30th May only, and then they will need minimum 18 months. And they will definitely going to drag it to 2027 to match with the UP elections. And the ruling party will try to take advantage of that, and because of that they will not deprive you of the benefit. Rest assured. They also understand that weaker pensioners are also voters, and they are not weak. They carry 5 votes with them. Every party understands it. Only thing we have to highlight. Our own people, we should make them aware that. Mahesh, here one point. When you started clarifying this issue about NPS, you started with Finance Bill 2025 is for only validity for 1 year. Okay. 1 year. But Part 4, whatever amendment has come, if they don't include in the Finance Bill 2026, still it will remain. Yes. It will remain. See, it will again be included in the Finance Bill of 2026 unless we prevail upon them that it should not be repeated. And expectation is that Supreme Court by itself will intervene with reference to this S30 case. Otherwise, they will not include, but it will remain. Now, if they 26 it comes without any amendment, Part 4 it will remain. We have to say they have to bring the bill to cancel it. Something it has to be done. No. See, the bill, this act will automatically expire with the expiry of with the introduction of new budget. Is it? I thought Part 4 will remain. Nothing will remain. They will bring new. They will bring new finance bill. It is done every year. Every year, after placing the budget on the table of the parliament, the finance minister places on the table of the parliament the new finance bill also. And in this new finance bill, this clause should not be repeated. We have to ensure only that. No, one thing. See, now, suppose no finance bill comes, income tax rates also. Now, what government is doing, they are not touching the old regime, but they are bringing so many distinct provisions for the new tax regime. Okay. But old tax regime remains, na? Whatever provisions of old tax regime, it remains there. It remains. Even if they did not, so I thought. No, but in the finance bill, they mention it. They have mentioned the rates of the old and the new also. Okay. They will mention as it is. Okay. As it is. But they have to mention in the new. I got a phone, I think. So my submission is let us wait for some time. Let the terms of reference be out. Let the decision of the division bench of the High Court be out. What they take the decision, and thereafter we decide what steps we have to take. So now it is 2:30. I think now. So as such, we are not going to attend the NCCPA meeting. We will not offer for that. No, see, there is no harm in attending it, but there also we should try to convince them that this is premature. All that which they are doing, and these protests are outdated. These street protests, street fights, dharna tamasha, these are outdated things. See, though general public goes against us when we do it, because they are put to trouble. Till today, I did not attend any meeting of SSCP. In fact, they were offered. I have also not attended. I have also not attended because there are so many call and all also. But I say no. I am. But there is no harm even if anybody attends it. Anyway, thank you very much. Thank you everybody. Now it's time to close down. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. We should wait for the terms of reference and the outcome of the reference to the division bench. We should wait. And thousands of us should come on social media, open their accounts, and then share. Only like will not do. They should share, comment, and follow. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Pray Almighty God for your health. Okay. Thank you very much. Your health is. No, because we were looking for your. I am thankful to my Almighty that I am running in 88 and still I am able to work. But some patch was there. Some bad patch was gone there. Railu ji,
सर नमस्ते। अरे वाह, Raju is here. रायलू जी कृपया आप अपनी एक्टिविटीज तो हमको बताते रहिए. You are doing lot of work, I know, but we should know what work you have done. After a long So that time, we can hearing your sweet voice. highlight. हाँ, ठीक है, ये we can बहुत दिन के highlight. बाद दिख रहे हैं Raju जी. Last time I did not join. भाग्यवती। नमस्कार नमस्कार भागवती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you. हैदराबाद भाग्यवत अंडी। Raju जी नमस्ते. Raju जी कैसे हो? ठीक है ना? हाँ ठीक है जी। ठीक है. हाँ चल मिलेंगे मिलेंगे. थैंक यू रावी जी. हाँ. Okay, sir. After a long time, we are hearing your sweet voice. नहीं today was a very actually Mr. Kapoor Saab also, that was also one. It's a big loss for us, and we have to search for the alternative, हाँ yeah, well. which is a very difficult task for. I will get it. Okay, thank you very much. Thank you very much. All the best to everybody. Thank you. Thank you. Organize. अच्छा